साथियों, हम सब लोग जानते हैं इस देश में मूल निवासी बहुजन समाज का एकमात्र संगठन है जो देशव्यापी है, राष्ट्रव्यापी है, और उस संगठन का नाम है बामसेफ। 1917 में कम्युनिस्ट इस देश में निर्माण हुई। कम्युनिस्ट भी संगठन है जो देश भर में काम करता है। उसके भी कैडर चलते हैं, उसके भी ट्रेडिंग चलते हैं। वो कैडराइज ऑर्गेनाइजेशन है और 1925 में निर्माण हुआ आरएसएस, ये भी एक कैडराइज ऑर्गेनाइजेशन है। ये भी देश भर में काम करते हैं और देश भर में ट्रेनिंग कैंप भी चलाते हैं। और एक तीसरा संगठन है जिसका नाम है बामसेफ, जो 1978 में निर्माण हुआ। हम लोगों के भी देश भर में ट्रेनिंग कैंप चलते हैं और देश भर में ये संगठन बामसेफ कार्यरत है। जो दो संगठन के नाम आपको मैंने बताए, कम्युनिस्ट और आरएसएस, ये जो संगठन है ये ब्राह्मणों के संगठन है जिनका बेस नहीं है। बेस नहीं है, ये मैं किस आधार पर कह रहा हूं? क्योंकि जो लोग इस देश के मूल निवासी होते हैं वो लोगों का बेस होता है। कम्युनिस्ट और आरएसएस जो है ये ब्राह्मणों के संगठन है और ब्राह्मण इस देश के मूल निवासी नहीं है और वो डीएनए के आधार पर विदेशी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो किताब लिखी थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उस किताब में उन्होंने कहा कि ब्राह्मण विदेशी है। बाल गंगाधर तिलक ने जो किताब लिखी, उस किताब में भी उन्होंने कहा ब्राह्मण विदेशी है। गुरु गोलवलकर ने जो किताब लिखी बंच ऑफ थॉट, बाल गंगाधर तिलक ने आर्टिस्ट सोमेंद्र विलास, तो गुरु गोलवलकर ने जो किताब लिखी उस किताब में भी उन्होंने कहा कि ब्राह्मण विदेशी है। उसके बाद में जो 21 मई 2001 को जो डीएनए रिसर्च हुआ, जातियों में डीएनए का टेस्ट हुआ और डीएनए के आधार पर यह साबित हुआ कि ब्राह्मण जो है इस देश के निवासी नहीं है बल्कि वो विदेशी है। माइकल बामशाद जो अमेरिका में जो होता विश्वविद्यालय है, तो माइकल बामशाद खुद यहूदी था। यहूदी, जू और भारत का ब्राह्मण, ये तीनों की नस्ल एक है और तीनों भी इक्वलिटी के विरोध में है, समानता के विरोध में ये लोग काम करते हैं। तो वो ढूंढने के लिए आया था इस देश में कि हमारे और कोई भाई कहाँ है। तो उनको जानकारी मिली कि भारत में कुछ लोग निवास कर रहे हैं। तो उन्होंने जातियों का 6743 जातियों का उन्होंने रिसर्च किया और ये साबित हुआ कि SC, ST, OBC एंड माइनॉरिटी देश के मूल निवासी है और ब्राह्मण जो है वो विदेशी। तो इसलिए ब्राह्मणों का इस देश में बेस नहीं है, इसलिए वो कैडराइज ऑर्गेनाइजेशन है कम्युनिस्ट आरएसएस, लेकिन वो कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं। बामसेफ कैडराइज भी ऑर्गेनाइजेशन है और कैडर बेस भी ऑर्गेनाइजेशन है। ये अंतर है कम्युनिस्ट आरएसएस और बामसेफ। दूसरी बात,
दुनिया के इतिहास में पहली बार भारत एकमात्र ऐसा देश है कि अल्पसंख्य लोग बहुसंख्य लोगों के ऊपर राज कर रहे, ऐसा दुनिया में कहीं पर पाया नहीं गया। लोकतंत्र का सिद्धांत क्या कहता है कि जिनकी संख्या ज्यादा होती है उनके वोट ज्यादा होते हैं, और जिनके वोट ज्यादा होते हैं उन लोगों का उस देश के ऊपर आधिपत्य होता है, राज होता है। भारत में ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है। मैंने पिछले कार्यक्रम में कहा था कि 15 अगस्त 1947 में 11.5 लाख अंग्रेज थे और 45 लाख ब्राह्मण थे। तो 45 लाख ब्राह्मणों ने सोचा कि 11.5 लाख अंग्रेज अगर भारत के ऊपर राज कर सकते हैं तो 45 लाख ब्राह्मण क्यों नहीं कर सकते? ये ब्राह्मण ने सोचा, और ब्राह्मणों ने ये प्लान बनाया कि अंग्रेज भारत से जाएंगे तो ये देश ब्राह्मणों के नियंत्रण में रहना चाहिए। जैसे अंग्रेज आने के पहले मनुस्मृति धर्म ग्रंथ के आधार पर ये देश चल रहा था, गुलाम भारत में भी मनुस्मृति लागू थी, हमें कोई अधिकार नहीं था। तो उन्होंने सोचा, ब्राह्मणों ने सोचा कि अंग्रेज जाने के बाद भी देश हमारे नियंत्रण में चलना चाहिए, इसलिए उन्होंने प्लान बनाया। और प्लान बनाकर जब 2 सितंबर 1946 में इंटरिम गवर्नमेंट बनी और बगैर चुनाव का प्रधानमंत्री जब पंडित जवाहरलाल नेहरू बना, ये बगैर चुनाव का प्रधानमंत्री, उसके बाद में संविधान सभा का चुनाव हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर महाराष्ट्र से चुनाव हारे। गांधी और नेहरू ने चुनाव हरवाने के लिए, बाबा साहब को हरवाने के लिए 25,000 रुपये खर्चा किए, और बाबा साहब अम्बेडकर के शिष्य को, जो चौथी पास था, काजोलकर जी, उनको बाबा साहब के विरोध में खड़े किए, और चौथी पास आदमी चुनाव जीत गया, और दुनिया का विद्वान व्यक्ति चुनाव आ गया। जो ज्यादा पढ़ा लिखा था वो व्यक्ति चुनाव हार गया, और चौथी पास व्यक्ति चुनाव जीत गया। नेहरू और गांधी जी ने पूरी ताकत लगा, लेकिन बंगाल के लोगों ने, ये क्रांतिकारी लोग हैं, यहाँ पे फजलुल हक की प्रजादशक पार्टी थी, 2 कैबिनेट मंत्री थे, एक जोगेंद्रनाथ मंडल और मलिक जी। जोगेंद्रनाथ मंडल ने बाबा साहब अम्बेडकर को बंगाल बुलाया, और 4 जिला से बाबा साहब अम्बेडकर चुनाव जीत कर गए। जब 4 जिला से बाबा साहब अम्बेडकर चुनाव जीत कर गए, कोलनार, जसोर, फिरोजपुर, बोरीसा, ये 4 जिले गांधी जी ने पाकिस्तान को दे दिए, जो पूर्वी पाकिस्तान में थे, आज वर्तमान में बांग्लादेश में। और बाबा साहब अम्बेडकर की जो सदस्यता है वो पाकिस्तान चली गई और शरीर भारत में रहा। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐलान किया, क्योंकि गांधी जी ने कहा कि मिस्टर अम्बेडकर, आपको संविधान का अगर निर्माण करना है तो आप पाकिस्तान का संविधान बनाएं, शरीर भारत में, सदस्यता पाकिस्तान में। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐलान किया कि मैं ऐसे किसी भी संविधान को मान्यता नहीं दूं कि जो हमें कॉन्स्टिट्यूशनली सेफगार्ड ना, जो हमें संवैधानिक सुरक्षा नहीं देगा, मैं ऐसे किसी भी संविधान को मानने वाला नहीं। फिर बाबा साहब अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बने, और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बनने के बाद में बाबा साहब अम्बेडकर ने हम लोगों को संवैधानिक अधिकार दिए। मनुस्मृति में जब ब्राह्मणों ने मनुस्मृति बनाई
तो हम लोगों को किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं था। लेकिन जब बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान का निर्माण किया तो बाबा साहब अम्बेडकर ने सब लोगों को अधिकार दिए कि उनकी संविधान में एक महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अगर ब्राह्मण इस देश में अगर 3.5% है तो उनको 3.5% हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। ये बात संविधान कहता है। लेकिन 3.5% ब्राह्मण आज वर्तमान में 82% उसका प्रतिनिधित्व है, 72% थे, अब 10% रिजर्वेशन उनको मिला। आज 82% रिजर्वेशन आज ब्राह्मणों के नियंत्रण में है और आज इस देश के शासक बने हुए जो अल्पसंख्यक लोग हैं वो अल्पसंख्यक लोग बहुसंख्यक लोगों के ऊपर राज कर रहे हैं। जब आजाद भारत का जब पहला चुनाव हुआ तो 3.5% ब्राह्मणों को 60% टिकटा दी और 47% ब्राह्मण चुनवा कर लाए नेहरू ने। और नेहरू ने ऐसे कानून बनाए कि विधेयक पालिका ब्राह्मणों के नियंत्रण में, कार्यपालिका ब्राह्मणों के नियंत्रण में, न्यायपालिका ब्राह्मणों के नियंत्रण में, मीडिया ब्राह्मणों के नियंत्रण में। यानी देश को चलाने की जो यंत्रणा है लोकतंत्र, आज लोकतंत्र एक जाति के नियंत्रण में चला गया, ब्राह्मणों के नियंत्रण में पूरा लोकतंत्र चला गया। और इस वजह से क्या हुआ कि इस देश में अल्पसंख्यक लोगों का आज राज प्रस्तावित हुआ। अल्पसंख्यक लोग देश के ऊपर राज कर रहे हैं और इस देश में अल्पसंख्यक लोग आज बहुसंख्यक लोगों के ऊपर राज कर रहे हैं। तो इस देश में दो प्रकार की लड़ाई चल रही है। एक लड़ाई है रिलीजियस पोलराइजेशन, धार्मिक ध्रुवीकरण। धार्मिक ध्रुवीकरण से हिंदुत्व का नारा देते हैं। अगर हिंदुत्व मजबूत होगा तो ब्राह्मण मजबूत होगा, क्योंकि हिंदुत्व का ठेकेदार तो ब्राह्मण है। अगर ब्राह्मण मजबूत हुआ तो हमारी गुलामी दीर्घजीवी होगी। धार्मिक ध्रुवीकरण का आंदोलन इस देश में कांग्रेस, बीजेपी, कम्युनिस्ट और तृणमूल कांग्रेस, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद के लोग चलाए। धार्मिक ध्रुवीकरण से ब्राह्मण मजबूत हुआ। हमें इस देश में सामाजिक ध्रुवीकरण का आंदोलन चलाना। सामाजिक ध्रुवीकरण से क्या होगा तो एससी, एसटी, ओबीसी एंड माइनॉरिटी में अगर सामाजिक ध्रुवीकरण हुआ तो सामाजिक ध्रुवीकरण से संचय शक्ति का निर्माण होगा और उस संचय शक्ति का उपयोग और प्रयोग आप लोग अपनी समस्या का समाधान करने के लिए कर सकते हैं। वाम से 42 साल से सामाजिक ध्रुवीकरण का आंदोलन इस देश में चला रहा है और सामाजिक ध्रुवीकरण का आंदोलन हम केवल मात्र एक चीज के लिए चला रहे हैं, उसका नाम है संगठित शक्ति का हम लोग निर्माण करना चाहते हैं। क्योंकि ब्राह्मणों का जो कैरेक्टर है कि ब्राह्मण संगठित तरीके से हमको गुलाम बना है और हमारे लोग जो है वो आइसोलेशन में रहकर लड़ाई लड़ रहे, अलग अलग रहकर लड़ाई लड़ रहे और इस वजह से हमारी ज्यादा से ज्यादा समस्याएं निर्माण हो रही है। साथियों, जो मैं संविधान निर्माण होने की जो बात मैं बता रहा था कि बाबा साहब अम्बेडकर जब संविधान का निर्माण किए तो 65 आर्टिकल्स बाबा साहब ने हमारे समर्थन में लिखी, एससी, एसटी, ओबीसी एंड माइनॉरिटी के लिए। जब आर्टिकल 340 बाबा साहब अम्बेडकर जब ड्राफ्ट बनाए तो बाबा साहब अम्बेडकर कोई भी आर्टिकल से जब ड्राफ्ट बनाते थे तो खास करके 3 लोगों को दिखाना पड़ता है। एक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एक थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और तीसरे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आर्टिकल 340 ये ड्राफ्ट ओबीसी के लिए था
और बाबा साहब आम्बेडकर ने सोचा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये कायस्थ है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ये कश्मीरी ब्राह्मण है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ये ओबीसी है। तो बाबा साहब आम्बेडकर ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को वो ड्राफ्ट दिया। जब सरदार वल्लभ भाई पटेल को वो ड्राफ्ट दिया तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पहला सवाल पूछा कि बाबा साहब, हम तो SC ST के लिए पिछड़े समझते थे, ये आपने अदर बैकवर्ड क्लास कहां से लाए? तो बाबा साहब आम्बेडकर को लगा कि ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी संवैधानिक मुद्दा उठा रहे हैं। तो बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा, यस मिस्टर पटेल, आप जो बात कह रहे हैं कि कौन ओबीसी है, हम तो SC ST को ही पिछड़े मानते थे, ओबीसी कौन है, जो बात आप कह रहे हैं, तो मैं वही बात संविधान में लिखता हूं। और बाबा साहब आम्बेडकर ने जो ड्राफ्ट बनाया वो ड्राफ्ट को बाबा साहब आम्बेडकर ने फाड़ दिया और सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात को बाबा साहब आम्बेडकर ने आर्टिकल 340 में लिख दिया कि कौन ओबीसी है, इसके लिए एक कमेटी का गठन होगा और एक चेयरमैन बनाया जाएगा और वो कमेटी पूरे देश भर घूमेगी और कौन ओबीसी है ये ढूंढकर बाहर लाएगा। अब ओबीसी के लिए जब आयोग का गठन किया गया, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए जब गठन किया गया, तो उसका चेयरमैन काका साहब कालेलकर को बनाया। अब ओबीसी की समस्या का समाधान करना है, ओबीसी के विकास एवं कल्याण के लिए आयोग गठित किया गया है और चेयरमैन काका साहब कालेलकर को बनाया जा रहा है। मतलब काका साहब कालेलकर जो है वो कोकणस्थ ब्राह्मण थे, महाराष्ट्र के। जब काका साहब कालेलकर जब चेयरमैन बने और पूरे देश भर जब वो घूमे, तो घूमने के बाद में उन्होंने 2298 जाति ढूंढकर लाई ओबीसी। जब 2298 जाति जब ढूंढकर लाई और राजेंद्र प्रसाद के सामने जब रिपोर्ट पब्लिश किया, तो राजेंद्र प्रसाद जी ने नेहरू को बुलाया और नेहरू को राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने काका साहब कालेलकर ने घूमकर पूरे देश भर में 2298 जाति ढूंढ कर लाई है। पहले ही SC ST को हमें रिजर्वेशन देना पड़ रहा है, अब हमें ओबीसी को भी रिजर्वेशन देना होगा। तो नेहरू ने काका साहब कालेलकर को कहा कि हमने जो आजादी का आंदोलन चलाया, ये आजादी का आंदोलन क्या ओबीसी को रेवड़िया बांटने के लिए चलाया? आज बहुत सारे ओबीसी को ये बात की जानकारी नहीं है, क्या रेवड़िया बांटने के लिए चलाया? तो कालेलकर डर गए। कालेलकर ने कहा अब क्या करना होगा? तो कालेलकर ने कहा, नेहरू ने जब कालेलकर को कहा कि इसके विरोध में आप पत्र लिखी, तो कालेलकर ने आयोग के विरोध में पत्र लिखा और नेहरू ने वो पत्र सदन में पढ़े और कहा कि जब आयोग का चेयरमैन ही अगर आयोग को मानने के लिए तैयार नहीं है, तो इस आयोग के ऊपर चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। वो कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। 1950 में संविधान इस देश में लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 में, और ओबीसी के लिए आयोग गठित नहीं किया, इसलिए डॉक्टर गठित नहीं किया, इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने इस्तीफा दिया। ये दुनिया का पहला। और 1952 में जब आजाद भारत का पहला चुनाव आया था, तब बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने मैनिफेस्टो में ओबीसी का मुद्दा टेक ओवर किया। जब ओबीसी का मुद्दा टेक ओवर किया, तो नेहरू को लगा
कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर के साथ में अगर ओबीसी के लोग अगर देश भर में अगर जुड़ गए तो एससी एसटी के पहले ही नेता बने हुए हैं। अगर ओबीसी के लोग भी अगर बाबा साहब अम्बेडकर के साथ में अगर जुड़ गए तो इस देश में सत्ता एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी लोगों की हो सकती है। ये डर नेहरू के अंदर निर्माण हुआ और 1953 में आयोग गठित किया और 1955 में कालेकर आयोग का रिपोर्ट आया। ये जो बातें आपको बताई जा रही हैं साथियों, क्योंकि 1950 में जब बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान का निर्माण किया, हमें संवैधानिक अधिकार दिए और 1951 में जब इस्तीफा दिया तो बाबा साहब अम्बेडकर के पास में बहुत सारा समय था। बहुत जगह पर बाबा साहब अम्बेडकर ने अलग अलग राज्यों में ओबीसी के जगाने के लिए बाबा साहब ने रैलियां का गठन किया। बिहार में आर्य चंदापुरी के नेतृत्व में जब बाबा साहब अम्बेडकर ने ओबीसी को जगाने के लिए रैली का गठन किया, रैली का आयोजन किया, आर्य चंदापुरी ने आयोजन किया और बाबा साहब अम्बेडकर जब उस रैली में संबोधित करने के लिए गए तो नेहरू ने भोला पासवान शास्त्री के माध्यम से उस रैली के ऊपर पथराव किया और जब उस रैली के ऊपर पथराव किए तो आर्य चंदापुरी ने जो किताब लिखी, उस किताब में आर्य चंदापुरी ने कहा कि अगर हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर को अगर सुरक्षा नहीं देते तो शायद बाबा साहब अम्बेडकर की उस वक्त मृत्यु हो सकती थी। इतना बड़ा पथराव उस वक्त वहां किया। ये भोला पासवान शास्त्री जब बिहार के मुख्यमंत्री बने, लोग हो चुके थे, तो बिहार के लोगों ने पटना के गांधी मैदान में 14 अप्रैल का कार्यक्रम जब आयोजित किया और भोला पासवान शास्त्री को जब बुलाया उस कार्यक्रम में मार्गदर्शन करने के लिए, तो भोला पासवान शास्त्री ने कहा कि मैं अभी बूढ़ा हो चुका हूँ, मरने के कगार पर आया हूँ, लेकिन मैं एक बोझ अपने सिर पर लेकर नहीं जाना चाहता। और ये बात उन्होंने यहाँ पर बताई उस रैली में कि जब हमारे मसीहा बाबा साहब अम्बेडकर बिहार की धरती पर पहली बार जब आए थे तो उनके ऊपर पथराव फेंकने का कार्यक्रम हम ही लोगों ने किया था और ये पथराव बाबू जगजीवन राम जी के आदेश पर हमने किया था और बाबू जगजीवन राम जी को नेहरू ने पथराव करने के लिए आदेश दिया। मैं ये जो कहानी आप लोगों को बता रहा हूं ये किस रेफरेंस में बताया, इसको जानना और समझना बहुत जरूरी है कि आखिरकार बाबा साहब अम्बेडकर ओबीसी को क्यों जगाना चाहते थे, उसके पीछे की क्या सोच थी, उसके पीछे की क्या रणनीति थी, इसको हमें जानना और समझना बहुत जरूरी है। साथियों, जब 1955 में कालेकर ने जब 2298 जाति ढूंढकर लाई और नेहरू ने जब कहा कि हमने आजादी का आंदोलन क्या ओबीसी को रेडिया बांटने के लिए जब चलाया गया, ये सवाल जब खड़ा किया तो उसके बाद में लड़ झगड़ने वाला जो हमारा मसीहा था डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, वे 1957 में हम लोगों के बीच से निकल गया। ओबीसी की लड़ाई लड़ने वाला कोई था नहीं। फिर भी कालेकर आयोग का जो मामला था वो कालेकर आयोग का मामला रूप नहीं रहा था और नेहरू के बाद में जब इंदिरा गांधी इस देश की प्रधानमंत्री बनी और 70 में जब इमरजेंसी लागू हुई, 77 के दशक में जब इमरजेंसी यानी 70 के दशक में 77 में जब इमरजेंसी लागू हुई तो देवीलाल ताऊ नाम का जो ओबीसी का नेता था वो मोरारजी देसाई के पास गया और मोरारजी देसाई को जब उन्होंने ये बात कही
कि कालेलकर आयोग लागू करो, तो मोरारजी देसाई ने कहा कि मेरी सरकार नहीं, अगर आप ओबीसी के लोग अगर हमारा साथ सहयोग देते हैं तो शायद हम कालेलकर आयोग लागू कर सकते हैं। देवीलाल कारू पूरे देश भर घूमे, ओबीसी को जगाए और मोरारजी देसाई चुनकर आए, प्रधानमंत्री बने। और जब देवीलाल कारू उनसे मिलने के लिए गए और कहे कि आपने वादा किया था ओबीसी के लिए आप आयोग लागू करेंगे, कालेलकर आयोग, तो मोरारजी देसाई ने कहा कि कालेलकर आयोग ये पुराना हो चुका है, हमें नया आयोग गठित करना होगा। और उसके बाद में फिर मंडल की चर्चा इस देश में शुरू हुई। जब मंडल की चर्चा इस देश में शुरू हुई, मधेपुरा के बिहार के बीपी मंडल थे, जब ये चर्चा शुरू हुई और मंडल जब पूरे देश भर में घूमे तो मंडल ने 3743 जातियां ढूंढ कर लाई ओबीसी। जब 3743 जातियां जब ओबीसी की ढूंढ कर लाई मंडल ने, तो 16 नवंबर 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी के विरोध में 4 जजमेंट दिए। पहला जजमेंट था कि 52% ओबीसी को 52% रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, 27 मिलेगा। दूसरा जजमेंट था जिनको 27 मिलेगा उनको प्रीमियर लागू होगा। तीसरा जजमेंट था ओबीसी को रिजर्वेशन इन प्रमोशन नहीं मिलेगा। और चौथा जजमेंट था कि जो 3743 जातियां ओबीसी की मंडल आयोग ने ढूंढ कर लाई थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा 1998 जाति को ओबीसी माना जाएगा और 1745 जाति को ओबीसी माना नहीं जाएगा। ये बात मैं इसलिए आप लोगों को थोड़ी कहानी ओबीसी की इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ऐसा मानते थे और जानते थे कि ओबीसी जो है वो आज वर्तमान में जो ब्राह्मणों का ऑक्सीजन बना हुआ है, जिस वजह से आज ब्राह्मण जिंदा है, तो ये ओबीसी हमारा बड़ा भाई है। अगर हमारे महापुरुषों ने अगर ओबीसी को जगाने के लिए अगर समय दिया है तो निश्चित रूप से हम एससी एसटी की ये जिम्मेदारी है कि हम लोग ओबीसी को जगाने का प्रयास करें। अगर हमको तैयार होने के लिए, हमको समझने के लिए अगर इतने साल लगे हुए हैं इस बात को समझने के लिए, तो जरूर निश्चित रूप से अगर ओबीसी में जाकर अगर हम लोग कुछ बातें बताते हैं तो निश्चित रूप से इस देश में सामाजिक ध्रुवीकरण हो सकता है। अगर सामाजिक ध्रुवीकरण अगर होगा तो संचय शक्ति का निर्माण। बामसेप इस देश में जो संगठित शक्ति का निर्माण करने की ओर जो पहल कर रहा है, तो हम लोगों को किसी भी परिस्थिति में ओबीसी को जगाना होगा और उनको इस आंदोलन में जोड़ना होगा। ये 4 जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी के विरोध में दिए, ये 4 निर्णय ओबीसी को जानकारी ना हो, इसलिए आरएसएस विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने रथ यात्रा चलाई और 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिराई। यानी ओबीसी को रिजर्वेशन ना मिले इसलिए ब्राह्मणों ने अलग अलग हथकंडे, जैसे 1951 में भारत पाकिस्तान का मामला खड़ा किया, 1961 में चाइना का मामला खड़ा किया, 1971 में बांग्लादेश का मामला खड़ा किया, 1981 में